हेलो बेटा। तो अब इस पॉडकास्ट सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं लेने वाली हूँ जो बहुत डिमांड बच्चे कर रहे हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बेटा एनसीईआरटी में सबसे पहले दे रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं प्रीस्ले साहब, जिन्होंने बताया था कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हवा को प्योरीफाई कर सकता है। फिर आते हैं अपने इंजन हाउस, उन्होंने बताया था कि हाइड्रिला प्लांट जो है सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के बबल्स निकालता है, सनलाइट की एब्सेंस में नहीं। तो उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट बताया था। फिर आए जूलियन वॉन सैक, उन्होंने बताया था कि प्लांट के अंदर खाना बेटा स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। फिर अपने आए टी एंगलमैन, उन्होंने सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया जिसमें उन्होंने क्लैडोफोरा एल्गी ली थी और साथ में लिया था एरोबिक बैक्टीरिया, और बताया था कि रेड और ब्लू रीजन्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है, यानी कि रेड और ब्लू रीजन्स में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। फिर आए जूलियन वॉन लीन, उन्होंने लिया था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और उन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक इजीली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस चाहिए और एक इजीली रिड्यूसिबल। इजीली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस वो प्लांट्स में होता है वाटर, लेकिन वही इजीली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर बैक्टीरिया में होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसीलिए बैक्टीरिया में ऑक्सीजन नहीं निकलती, प्लांट्स में निकलती है। तो जूनियन वॉन नील ने सबसे पहले ये बताया था कि सबसे पहले ये सजेस्ट किया था कि ऑक्सीजन बेटा CO2 से नहीं पानी से आती है, और फिर बाद में रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक टेक्निक्स की हेल्प से ये प्रूव कर दिया गया कि हाँ भैया ऑक्सीजन पानी से ही आती है। फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, बच्चा बच्चा जानता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, सब जानते हो, हम सेल में देख चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है बेटा, वहां पे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के गुच्छे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के गुच्छे जिसको हम कहते हैं फोटोसिस्टम। एक फोटोसिस्टम में सेंटर पर होता है रिएक्शन सेंटर, जो कि सबका हेड होता है, एंड दैट रिएक्शन सेंटर इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। और चारों तरफ होता है बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स, जिसमें होते हैं एसेसरी पिगमेंट्स जो कि हैं ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड और क्लोरोफिल बी। उनका काम होता है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना और रिएक्शन सेंटर को देना। ध्यान रखना है बेटा, रिएक्शन सेंटर में सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, अगर वो मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है रिएक्शन सेंटर, तो वो फोटोसिस्टम 2 है या फिर P680, और अगर 700 नैनोमीटर कर सकता है तो वो P700 है या फिर फोटोसिस्टम 1 है। ओके, कैरोटिनॉइड्स को हम शील्ड पिगमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि वो प्लांट को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। अगर हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को सेपरेट करना हो तो उसके लिए टेक्निक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं बेटा, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनके अलग अलग कलर हैं, वो एनसीईआरटी में गिवन है, यू हैव टू रिवाइज देम। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा कि एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताता है बेटा कि किस तरह से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अगर एनसीईआरटी में गिवन हम ग्राफ को देखें तो हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही रेड और ब्लू लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, वही कैरोटिनॉइड्स लगभग 500 नैनोमीटर की लाइट को जो है मैक्सिमल एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले पहले ये नहीं पता था कि क्लोरोफिल ए चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये तब पता चला जब एक्शन स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर बेटा सुपर इम्पोज किया गया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम दो भागों में बांट लेते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। पहले लाइट रिएक्शन देखते हैं जिसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, जो कि दो तरह की होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। पहले चलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे, जो कहाँ हो रही है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे। जो ग्रैनम होता है, ग्रैनम के ऊपर जो थाइलाकॉइड, ग्रैनम के अंदर जो थाइलाकॉइड होता है उसको हम ग्रैना थाइलाकॉइड कहते हैं, और उसके ऊपर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों होते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बेटा क्या हो रहा है एग्जैक्टली, जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 हैं उनके ऊपर लाइट पड़ती है। लाइट पड़ते ही दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं ग्राउंड स्टेट से। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है कि फोटोसिस्टम 2 के ऊपर लाइट पड़ी, उससे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए, राइट, और वो इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट करे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, जिसका नाम होता है फियोफाइटिन, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से निकल के भागे हैं, इनकी भरपाई कैसे होती है भाई, इनकी भरपाई होती है पानी को तोड़कर। तो पानी को तोड़ दिया जाता है और उसमें हेल्प करता है मैंगनीज क्लोराइड और ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या फोटोलाइसिस कॉम्प्लेक्स। सवाल आता है कि पानी कहाँ टूटता है, तो आपका जवाब होगा ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड में जो खाली जगह होती है उसमें पानी टूटता है।
पानी टूटकर ऑक्सीजन तो बाहर चली जाती है और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी भरपाई फोटो सिस्टम 2 कर लेता है, उनसे अपना पेट भर लेता है, क्योंकि उससे तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए। और बेटा ध्यान से सुनना, जो प्रोटॉन निकले पानी से, वो प्रोटॉन थाइलाकॉइड के ल्यूमन के अंदर ही जमा हो जाते हैं। अब फियोफाइटिन से, ध्यान से सुनना, फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकल के फियोफाइटिन तक गए हैं, ये जो मूवमेंट है बेटा, ये अपहिल मूवमेंट है, अपहिल, क्योंकि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, इसको करवाया जा रहा है लाइट को डाल के। फिर फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं प्लास्टोक्यूनॉन को, जो कि एक प्रोटॉन पंप भी है, जो कि एक प्रोटॉन कैरियर है सही मायनों में। फिर प्लास्टोक्यूनॉन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को दे दिए जाते हैं। फिर वहां से प्लास्टोसाइनिन को दे दिए जाते हैं। जब फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट पड़ी थी, उसी दौरान फोटो सिस्टम 1 के ऊपर लाइट पड़ी थी, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकल के भागे थे। फोटो सिस्टम 2 ने तो उनकी भरपाई पानी को तोड़ के कर ली थी, लेकिन फोटो सिस्टम 1 उन इलेक्ट्रॉन्स की भरपाई वो इलेक्ट्रॉन्स से करेगा जो फोटो सिस्टम 2 से आ रहे हैं। फोटो सिस्टम 1 से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को कौन पकड़ लेता है? FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन, और फिर किसको देता है? फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स को। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सेप्ट करने वाले होते हैं NADP पॉजिटिव। NADP पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से लेता है और प्रोटॉन लेता है स्ट्रोमा से और कन्वर्ट हो जाता है NADPH में, NADPH में, राइट। तो क्या क्या बना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से? ऑक्सीजन निकली, NADPH बना और ATP बनता है बेटा। ATP कैसे बनता है वो मैं अभी समझाती हूँ। तो ध्यान रखना है, जब भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होंगे, और प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे? ऑक्सीजन, NADPH और ATP, राइट। कहाँ होगा? ग्रेना थाइलाकॉइड पे। फिर चलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। वो कहाँ होता है? स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा थाइलाकॉइड के ऊपर, जिसमें सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 1। तो जब जैसे ही लाइट पड़ती है, फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन भागे, कहाँ गए? FeS के पास, FeS से फिर आपके प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, और घूम फिर के वापस फोटो सिस्टम 1 के पास आ गए। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ना तो ऑक्सीजन निकलती है और ना ही ये NADPH बनता है, सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। ओके, चलिए अब बेटा हो क्या रहा है, देखो ऑक्सीजन तो निकल के भाग गई, लेकिन जो इससे लाइट रिएक्शन से जो ATP बना है और जो NADPH बने हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं बेटा? वो पड़े हुए हैं स्ट्रोमा के अंदर, और इन्हीं की मदद से अब स्ट्रोमा के अंदर होगी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जिसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, और उसमें आती है हमारी C3 साइकिल, जिसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ये यूनिवर्सल साइकिल है, ये हर तरह के प्लांट्स में देखने को मिलती है, चाहे वो C3 हो, C4 हो, कैंप प्लांट हो। और इसको सबसे पहले क्लोरेला, एक यूनिसेल्युलर एल्गी में डिस्कवर किया गया था, कार्बन 14 आइसोटोप का इस्तेमाल करते हुए। अब C3 साइकिल है क्या? ध्यान से सुनना बेटा, इसमें जो हमारा ATP और NADPH है, जो स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं, जो अभी अभी हमने लाइट रिएक्शन से बनाए हैं, वो इस्तेमाल होंगे। और स्ट्रोमा में पत्ती के अंदर जो सेल है, मीजोफिल सेल, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम। अब क्या होता है बेटा, एक 5 कार्बन कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं RUBP, राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये CO2 को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर ऑफ C3 साइकिल। जैसे ही ये RUBP CO2 के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम, तो ये बनाता है बेटा एक 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, इसीलिए हम इसको C3 साइकिल कहते हैं। अगर मैं एक मॉलिक्यूल RUBP का लूँ ना बेटा, तो कितने कार्बन है उसमें? 5, और एक CO2 जुड़ गया, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। तो जब एक RUBP का मॉलिक्यूल एक CO2 के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3PGA के, क्योंकि PGA तो कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। अब क्या होता है बेटा, ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं PGA के, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू 1,3 डाई PGA। आज सुबह ही मैंने तुम्हें रेस्पिरेशन बताया है ना, क्या बताया था? पीजल दही PGA 3 PGA, उसका उल्टा कर दो, 3 PGA दही PGA पीजल, 3 PGA दही PGA पीजल, तो PGA बना, फिर दही PGA। अब समझ जाओ, PGA से जब आप डाई PGA बना रहे हो तो आपको क्या लगेगा? फॉस्फेट लगेगा, और वहां पे क्या इस्तेमाल होगा? ATP। 2 मॉलिक्यूल को कितने ATP इस्तेमाल होंगे? 2 ATP। भाई हमने 2 मॉलिक्यूल बनाए PGA के,
उस पीजीए को 2 मॉलिक्यूल 1,3 डाई पीजीए में बदलने में बेटा 2 एटीपी का खर्चा होगा। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं 1,3 डाई पीजीए के बेटा, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पीजीएएल, फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, और ये प्रोसेस है रिडक्शन। और यहाँ पे रिडक्शन में बेटा खर्च होते हैं NADPH। NADPH 2 मॉलिक्यूल में 2 NADPH खर्च होते हैं, 2 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने में 2 NADPH खर्च होते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब हम चले यहाँ से, हाँ ठीक है, फिर हम यहाँ से चले, ये जो हमारा PgAl है, PgAl कन्वर्ट हो जाता है RU5P में, रुबिस रुबिस राइबुलोस 5 फॉस्फेट। फिर ये राइबुलोस 5 फॉस्फेट जो है, 1 सेकेंड बेटा, हाँ, जो राइबुलोस 5 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट में। इसको कहते हैं रीजनरेशन। हमें यहाँ फिर से एटीपी चाहिए होगा। जब हम RU5P को RUBP में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फिर से एटीपी चाहिए बेटा। कितना एटीपी चाहिए? 1 एटीपी चाहिए। तो अब ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें जो साइकिल बताई है ये एक RUBP मॉलिक्यूल के लिए बताई है, लेकिन बेटा एक ग्लूकोज, ध्यान से सुनना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो केल्विन साइकिल है वो 6 बार घूमती है बेटा। तो अगर मैं 6 मॉलिक्यूल लूं, 6 मॉलिक्यूल लूं RUBP के और 6 मॉलिक्यूल लूं CO2 के, तो बेटा 12 मॉलिक्यूल बनते हैं PGA के। फिर 12 मॉलिक्यूल PGA से बनते हैं 12 मॉलिक्यूल 1,3 डाई PGA के, जिसमें कितने एटीपी खर्च हो जाते हैं? 12 एटीपी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ PGA को जब आपको एक मॉलिक्यूल PGAl में ये 1,3 डाई PGA में कन्वर्ट करना होता है तो बेटा 1 एटीपी खर्च होता है। 12 के लिए 12 खर्च होंगे। फिर जब आप डाई PGA को PGAl में बदलते हो बेटा 12 मॉलिक्यूल को, तो मेरा बेटे 12 NADPH खर्च होते हैं। फिर उसमें से 2 मोल PGAl तो बाहर निकल जाते हैं जो ग्लूकोज बनाते हैं। बाकी के 10 मोल PGAl से RU5P बनता है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे RU5P के? 6। ये 6 मॉलिक्यूल RU5P के किस में बदल जाएंगे? 6 मॉलिक्यूल RUBP के। यहाँ पे 6 एटीपी खर्च होंगे। अब ध्यान से सुनना, ये सारा रटने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं आने वाला, मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। अब ध्यान से सुनना, जो बोलूंगी ये ध्यान से सुनना। अगर हमें डार्क रिएक्शन में एक CO2 को फिक्स करना होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करना होता है जिसमें हमें एक RUBP लगेगा, तो बेटा इसमें 3 तो खर्च होते हैं एटीपी। 3 कहाँ कहाँ? 2 तो खर्च हुए फॉस्फोराइलेशन करने में, यानी कि PGA को डाई PGA बनाने में, और 1 एटीपी खर्च हुआ रीजनरेशन में। तो जब एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करते हैं तो 2 एटीपी तो खर्च होते हैं फॉस्फोराइलेशन करने में, यानी कि फॉस्फेट ऐड करने में, और 1 एटीपी खर्च होता है बेटा रीजनरेशन में, और एक मॉलिक्यूल पे 2 NADPH खर्च होते हैं रिडक्शन में। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? जब हम 6 मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करेंगे तो 18 एटीपी खर्च होते हैं और 12 NADPH खर्च होते हैं। 18 एटीपी, 12 NADPH। क्लियर हो गया बेटा? C3 साइकिल क्लियर हो गई? चलो, अब C3 साइकिल के बाद, C3 साइकिल बेटा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑन अर्थ आर C3 प्लांट्स। अब उसके बाद हमारे चलते हैं, हम चलते हैं C4 प्लांट्स पे। ये तो क्लियर हो गया, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, फिर से सुन लो। एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 एटीपी लगते हैं, 3, 2 फॉस्फोराइलेशन में, 1 रीजनरेशन में, तो टोटल कितने एटीपी लगे? 3। और एक CO2 को फिक्स करने में NADPH कितने खर्च हो रहे हैं? 2। तो 6 CO2 को फिक्स करने में या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने में बेटा टोटल एटीपी कितने लगते हैं? 18। 12 तो खर्च होते हैं फॉस्फोराइलेशन में और 6 खर्च होते हैं रीजनरेशन में, और 12 NADPH। क्लियर है? चलो, C4 प्लांट्स बहुत स्पेशल प्लांट्स होते हैं बेटा। वो बहुत जो है ऐसे एरिया में जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ के लिए वेल अडेप्टेड होते हैं। उनकी पत्ती के ऊपर बहुत मोटी क्यूटिकल होती है, उनके स्टोमेटा धसे हुए होते हैं, सनकन स्टोमेटा, और उनके पास एक बड़ी स्पेशल एनाटॉमी होती है जिसको बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी, जिसमें वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स होते हैं और उनके चारों तरफ मीजोफिल सेल्स होते हैं। तो ये एक रीथ लाइक, एक क्राउन लाइक मैनर में अरेंज्ड होते हैं, जिसको क्रैन्स एनाटॉमी बोलते हैं। अब बंडल शीथ के बारे में सुन रहा, इंपॉर्टेंट लाइंस है एनसीईआरटी की। जो बंडल शीथ सेल्स हैं वो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स। बंडल शीथ के सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। बंडल शीथ के जो सेल्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है मोटी होती है और इम्परमिएबल टू गैसेस होती है। वो लार्ज सेल्स होते हैं और उसमें भर भर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लियर? चलिए,
C4 प्लांट के एग्जाम्पल बेटा, C4 प्लांट के एग्जाम्पल बस यही याद कर लो, यही नीट में आएंगे, मेज, शुगर केन, सॉर्गम, मेज, शुगर केन, सॉर्गम। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे, ये C4 प्लांट्स की थोड़ी सी डिटेल हो गई। अब C4 साइकिल की बात करते हैं बेटा। C4 प्लांट में C4 साइकिल भी होगी और C3 साइकिल भी होगी। C4 साइकिल कराने के लिए बेटा दोनों सेल लगेंगे, मीजोफिल सेल भी और बंडल शीथ सेल भी। मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के साइटोप्लाज्म में होती है पूरी की पूरी C4 साइकिल। अब शुरू करते हैं, पहले चलते हैं मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में, वहां पे पड़ा हुआ है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसे हम पेप कहते हैं, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, उसके साथ जुड़ जाता है CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पेप्केज। पेप्केज एक बहुत ही बेहतरीन जो है एंजाइम है, वो अगर बहुत ही कम CO2 कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, उस पर भी ये काम करवा देता है। या फिर कभी कभी बाहर से CO2 मिल भी नहीं रही तो रेस्पिरेशन से जो प्लांट CO2 निकाल रहा है उससे भी काम चला लेता है। तो पेप्केज बहुत एफिशिएंट एंजाइम है। तो फिर बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए C4 साइकिल है। तो पहला स्टेप क्या हुआ बेटा, पेप जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, वो CO2 के साथ कंबाइन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ पेपकेस एंजाइम और उसने बनाया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, राइट। और यहाँ पे जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, पेप। C3 प्लांट्स में क्या होता था, C3 साइकिल में द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था बेटा, वो था हमारा 5 कार्बन कंपाउंड RUBP। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चेंज हो जाता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में। फिर ये मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए पहुंच जाता है इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ बंडल शीथ सेल। वहां पे क्या होता है, इस मैलिक एसिड में से CO2 को निकाल दिया जाता है, यानी कि इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। मैलिक एसिड से CO2 निकलते ही वो बन जाता है पायरुविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड। ये पायरुविक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए वापस पहुंच जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल, और वहां पर ये पायरुविक एसिड वापस से रीजनरेट हो जाता है पेप में। और यहां पर इस रीजनरेशन में बेटा 2 ATP का खर्चा हो जाता है। ये पूरी C4 साइकिल है जिसे हमने मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट करा दिया। और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए हैं एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए हमने C4 साइकिल में बेटा 2 ATP इस्तेमाल किए हैं। फिर जो CO2 हमने निकाली थी मैलिक एसिड से, वो CO2 बंडल शीथ सेल के अंदर बैठा जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा में चली जाती है, और बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में है रुबिस्को, वहां पर वो कराता है फिर C3 साइकिल। तो C4 प्लांट में C3 साइकिल भी हो रही है, C4 साइकिल भी हो रही है, ठीक। अब ध्यान से सुनना बेटा, C4 प्लांट में एक सिंगल CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए 3 ATP तो लगे, एक CO2 की बात हो रही है, एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP तो लगेंगे C3 साइकिल में और 2 ATP लगेंगे C4 साइकिल में। तो टोटल ATP कितने हो गए, 5। लेकिन NADPH C4 साइकिल में खर्च नहीं हो रहे, सिर्फ C3 साइकिल में खर्च हो रहे थे। और एक CO2 पे कितने NADPH खर्च हो रहे थे, 2। तो C4 प्लांट में एक CO2 को फिक्स करने के लिए 5 ATP और 2 NADPH लगते हैं, यानी कि 6 CO2 को फिक्स करने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए C4 प्लांट में 30 ATP लगेंगे बेटा और 12 NADPH। यानी कि फर्क क्या हुआ C3 प्लांट और C4 प्लांट में, C3 प्लांट में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी कि 6 CO2 को फिक्स करने के लिए 18 ATP और 12 NADPH लग रहे थे, वहीं C4 प्लांट में 6 CO2 को फिक्स करने के लिए या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 30 ATP और 12 NADPH लग रहे हैं, यानी कि C4 प्लांट्स में 12 ATP एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रहे हैं। अब तुम कहोगे तो फिर मैम हम ऐसे क्यों कहते हैं कि C4 प्लांट्स धरती पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव प्लांट्स होते हैं, क्योंकि बेटा ये 12 एक्स्ट्रा ATP देके C4 प्लांट्स अपने अंदर एक वेस्टफुल प्रोसेस को होने से रोक रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ओके, क्लियर। अब फटाफट से C3 और C4 प्लांट्स में डिफरेंस देखते हैं। C3 प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, C4 प्लांट्स मुट्ठी भर होते हैं। C3 प्लांट्स जो ऑप्टिमम टेम्परेचर झेल सकते हैं वो 20 से 25 होता है, वहीं C4 प्लांट 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर को आसानी से झेल सकते हैं। C3 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 5 कार्बन कंपाउंड RUBP होता है, वहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड पेप होता है। C3 प्लांट्स में पहला स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है PGA। C4 प्लांट्स में C4 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है आपका एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स C3 प्लांट्स हैं। C4 प्लांट का एग्जांपल मेज, शुगर केन, सॉर्गम। सॉर्टेड। चलिए अब चलते हैं फोटो रेस्पिरेशन पे।
फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ C3 प्लांट्स में देखने को मिलता है। ये किन सूरतों में देखने को मिलता है, ध्यान से सुनना। हाई लाइट इंटेंसिटी, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। जब CO2 कंसंट्रेशन कम हो और लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो C3 प्लांट्स में एक वेस्टफुल प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पीछे बेटा कि C3 प्लांट्स में जब एक RUBP का मॉलिक्यूल एक CO2 के साथ कंबाइन करता है तो वो 2 मॉलिक्यूल बनाता है PGA के। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के दौरान RUBP CO2 के साथ ना जुड़ के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, जहां पे रुबिस्को एंजाइम अपनी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाता है। और ऐसा करके जहां उसको 2 मॉलिक्यूल बनाने चाहिए थे PGA के, वहां पे वो एक मॉलिक्यूल तो बनाता है PGA का और एक मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का। ये क्वेश्चन नीट में आया था कि जब RUBP CO2 के साथ नहीं O2 के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है, तो आप बोलोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज PGA and 1 molecule of 2 carbon compound that is phosphoglycolate। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया फोटो रेस्पिरेशन। अब चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं। इंटरनल में आ जाता है पत्ती की एज क्या है, पत्ती की नंबर ऑफ लीव्स कितनी है, पत्ती की ओरिएंटेशन कितनी है, उसमें मीजोफिल सेल्स कितने हैं, उसमें क्लोरोफिल का कंटेंट कितना है और पेड़ की इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ये इंटरनल फैक्टर्स हो गए। एक्सटर्नल में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये सब आ जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए एक लॉ अप्लाई होता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो ये कहता है कि किसी भी टाइम पे सबसे कम मात्रा में जो फैक्टर अवेलेबल होगा वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली कंट्रोल करेगा। जिसमें सबसे पहले आ जाती है लाइट। अब लाइट में बेटा एक ग्राफ दे रखा है जिसमें एक एस शेप का ग्राफ आपको दे रखा है, एस शेप का, जिसमें शुरू में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। उस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि उस दौरान जो लाइट की इंटेंसिटी है वो लो है, यानी कि लाइट जो है वो उस दौरान लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव कर रही है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। फिर आपको थोड़ा सा कर्व दिखाई देता है उसमें। उस कर्व का मतलब है कि अब लाइट सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है, मतलब लाइट की इतनी मात्रा होने वाली है जितने में पेड़ का पेट भर जाएगा। और फिर वो स्ट्रेट ऐसे लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। यानी कि अब ये वो पॉइंट है जहां पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रही, यानी कि अब वो अब वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल नहीं कर रही। यानी कि अब आप लाइट को कितना भी बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक टाइम के बाद अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा लाइट को बढ़ा दिया तो फिर सोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब क्लोरोफिल खराब हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये एस शेप का मतलब क्या है कि जब तक आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है तब तक लाइट इंटेंसिटी लो है। और एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ड्यूरिंग लो लाइट इंटेंसिटी लाइट डायरेक्टली कंट्रोल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर आता है लाइट सैचुरेशन पॉइंट, जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद अगर लाइट दोगे तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद भी देते रहोगे तो फिर नुकसान हो सकता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में जो कहती हैं कि सैचुरेशन पॉइंट जो आता है बेटा वो 10% ऑफ टोटल सोलर लाइट जो पड़ती है पेड़ के ऊपर, जितनी टोटल सोलर लाइट पड़ रही है उसके 10% पे पेड़ का पेट भर जाता है। और लाइट जनरली लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव नहीं करती, वो बहुत रेयर होता है। कुछ ऐसे पेड़ जो छांव में रहने की आदत रखते हैं उनके लिए लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, अदरवाइज वो कॉमनली लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती। फिर चलते हैं CO2 पे। CO2 इज द मोस्ट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर। सबसे कॉमन लिमिटिंग फैक्टर वही है जो सबसे इंपॉर्टेंटली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है। एनसीईआरटी बोलती है कि अभी करंटली जो एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा है वो है 0.03% टू 0.04%। और पेड़ मैक्सिमम जितनी CO2 कॉन्सेंट्रेशन को झेल सकते हैं वो है 0.05%। उसके बाद फिर CO2 नुकसान पहुंचाने लगेगी पेड़ों को। C3 प्लांट और C4 प्लांट्स में बेटा जो CO2 सैचुरेशन पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। CO2 सैचुरेशन पॉइंट का मतलब कितनी CO2 की मात्रा पर पेड़ का पेट भर जाएगा। C4 प्लांट के लिए CO2 सैचुरेशन पॉइंट होता है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर हवा में जब 360 माइक्रोलीटर CO2 होगी उतने में C4 प्लांट का पेट भर जाएगा। वहीं C3 प्लांट के लिए 450 माइक्रोलीटर पर लीटर से अगर थोड़ा और ज्यादा दे दोगे तो भी वो मस्त रहेगा। यानी कि C3 प्लांट्स को ज्यादा CO2 चाहिए एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है वो एक लिमिट तक C3 प्लांट्स के लिए अच्छी है, फिर उसके बाद उनके लिए भी नुकसानदायक होगी।
C3 प्लांट्स शो करते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, मतलब जितना ज़्यादा आप उनको CO2 देते जाओगे उनकी प्रोडक्टिविटी उतना और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, टोमेटो और बेल पेपर। ये दोनों ही C3 प्लांट्स हैं जो CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट दिखाते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इसलिए कंट्रोल करता है बेटा क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, और जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो है टेम्परेचर द्वारा कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद आता है वाटर। वाटर डायरेक्टली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल नहीं करता, वो इनडायरेक्टली करता है। कैसे? जब पानी की कमी होगी तो पत्ती सूख जाएगी, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। दूसरा, जब पानी की कमी होगी तो एब्सिसिक एसिड बनेगा जिसकी वजह से स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। ओके बेटा, सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी। और बेटा एक बार फिर से रीड कर लेना एनसीईआरटी को। हाँ, एक पॉइंट रह गया बेटा, सॉरी एक पॉइंट रह गया। आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बताना भूल गई मैं, वो फटाफट से अभी बता देती हूँ। हमने ईटीएस करवाई थी बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि एटीपी बनता है, पर कैसे ये नहीं बताया था। तो सुनो, जब ईटीएस हो रही थी बेटा, जो थाइलाकॉइड का ल्यूमन था, जो थाइलाकॉइड के अंदर खाली जगह थी, उसमें हमने प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया था। कैसे? पहले तो हमने पानी तोड़ा था, उससे प्रोटॉन ल्यूमन में जमा हुए थे। दूसरा, जो प्लास्टोक्यूनॉन था वो स्ट्रोमा से पंप कर लेता है प्रोटॉन्स और कहाँ जमा कर देता है? थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। और तीसरा, जो NADP पॉजिटिव प्रोटॉन उठा रहा था वो भी कहाँ से उठा रहा था? स्ट्रोमा से। तो ये 3 रीजंस के चलते जो थाइलाकॉइड की खाली जगह है उसमें प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो अब हम इसका फायदा उठाएंगे। कैसे? जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है उसमें F0 F1 कॉम्प्लेक्स होता है। अब क्या होता है बेटा कि जो ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में प्रोटॉन आयन कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ गई है, अब प्रोटॉन खुद ब खुद भागते हैं किधर की तरफ? स्ट्रोमा की तरफ। और जब वो खुद ब खुद भागते हैं F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और इसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एटीपी को बना लिया जाता है। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है केमी ऑस्मोसिस होने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए। दूसरा, प्रोटॉन पंप होना चाहिए। तीसरा, एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। और फोर्थ, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। 4 चीजों के बिना केमी ऑस्मोसिस नहीं हो सकती। हाँ, ओके। तो बेटा एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। लव यू ऑल, बाय।